नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद विधायक पूजा पाल लगातार सुर्खियों में हैं। हाल में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि पूजा पाल जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकती हैं। हाल ही में विधानसभा की कार्यवाही के दौरान योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के बाद अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। पूजा पाल ओबीसी समाज से हैं, इसलिए कुछ लोग इसे आधार बनाकर अखिलेश यादव की पीडीए मुहिम पर हमला कर रहे हैं। निष्कासन के बाद पूजा पाल भी लगातार मुखर हैं और सपा पर, समाजवादी पार्टी पर पलटवार कर रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव को ये कदम भारी पड़ सकता है? क्या बीजेपी पूजा पाल को चेहरा बनाकर गैर यादव ओबीसी वोट में सेंधमारी कर सकती है? कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी जी। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला तो सवाल यही है कि कौशाम्बी की चायल सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक रही पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर अखिलेश यादव ने क्या पाया, क्या गंवाया? पाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता, लेकिन गंवाया जरूर, पर उतना ज्यादा भी नहीं गंवाया जिससे उनका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हाँ, देखिए, तात्कालिक प्रश्न तो जरूर उन पर उठ रहे हैं और वो प्रश्न वाजिब भी हैं, क्योंकि पूजा पाल, ये अलग बात है कि बहुत चर्चित राजनेता नहीं है और जिस बिरादरी से आती है वो बिरादरी थोड़ा मायने रखती है। वो भाजपा के लिए भी मायने रखती है और अखिलेश यादव जो पीडीए की बात लगातार कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा मायने रखती है। लेकिन अखिलेश यादव अगर चाहते थोड़ा सब्र कर लेते, लेकिन सब्र की भी एक सीमा होती है नीरज जी। जी। अब आप पूरी भरी महफिल में जो उनका जो सबसे बड़ा विरोधी है, जिसका, जिस जाति का, जिस मुख्यमंत्री का, जिस पार्टी का वो विरोध करते हैं, अगर आप उनके लिए भरे सदन में ऐसा बोलेगी तो कौन पार्टी कितनी देर बर्दाश्त करेगी। यहाँ दो सवाल था अखिलेश यादव के सामने। या तो गंभीरता से धैर्य रख लेते, मुझे लगता कुछ ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि पूजा पाल कोई इतना बड़ा कैरेक्टर नहीं है कि अगर उनको नहीं निकालते तो कोई बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन एक संदेश जरूर दे सकते थे कि भाई हमने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक वैसे ही जैसे आ, मनोज पांडे और अभय सिंह और राकेश सिंह के मामले में, विधानसभा चुनाव में तो इनके अलावा और लोगों ने भी वोट दिया समाजवादी पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। तो यहां भी चाहते थोड़ा धैर्य रख लेते। अभी आपने देखा कि अ, जिन तीन लोगों को बहुत टेक्निकल तरीके से उन्होंने हटाया, वो चाहते तो उन लोगों का भी उनकी सदस्यता को लेकर के प्रश्न कर सकते थे, उनकी सदस्यता लटका सकते थे। लेकिन एक पासा उन्होंने फेंका था, राजनीतिक पासा, कि देखिए हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमने इन तीनों को आजाद कर दिया अपनी ओर से। अब भारतीय जनता पार्टी इनको दे, पद दे, बनाए, मंत्री बनाए या कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे, तो नहीं हुआ, उनको कहने को हो गया। उन्होंने अपने पार्टी से जुड़े लोगों को भी एक बड़ा संदेश दिया। लेकिन यहाँ तो बात थोड़ी सी उनकी दृष्टि से बात हद से ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि भरे सत्र में, भरे सदन में आप मुख्यमंत्री की तारीफ करो, भाजपा की सरकार की तारीफ करो, ये तो बात थोड़ी सी उल्टी होती है। हर पर भी मेरा मानना है अखिलेश यादव अगर चाहते तो थोड़े से धैर्य का परिचय और दे। डिटेल में पूछूंगा सर, जरा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दरअसल पूजा पाल
पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी हैं। राजू पाल की हत्या माफिया अतीक अहमद ने की थी और उसके बाद अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में मार दिए गए थे। पूजा पाल उसके बाद से लगातार अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई और योगी आदित्यनाथ की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की तारीफ करती रही हैं। पार्टी से निकाले जाने के बाद, समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद भी यूपी तक से जो खास बातचीत की पूजा पाल ने, उसमें उन्होंने साफ आरोप लगाया कि मुझे अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई और योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने की सजा मिली है। यानी एक तरीके से वो समाजवादी पार्टी पर पलटवार कर रही हैं। तो मेरा सवाल यही है आपने जिसका जिक्र भी किया हेमंत जी, कि क्या अखिलेश यादव से टाइमिंग गलत हो गई? अब ये भी तो एक संदेश इसमें जाएगा ना कि अखिलेश यादव ने अतीक अहमद के मसले पर, योगी आदित्यनाथ की तारीफ के मसले पर अपनी पार्टी की एक पीडीए कम्युनिटी से आने वाली विधायक को निकाल दिया। जब उन्होंने मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह को निकाला था, तब ये कहा गया कि भाई 3 जो हैं वो तथाकथित जनरल कैटेगरी के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की है, पीडीए को कुछ नहीं कहा है। तो क्या ये टाइमिंग गलत हो गई? ये इसकी मैसेजिंग गलत जा सकती है अखिलेश यादव के खिलाफ? रॉन्ग मैसेजिंग की गुंजाइश तो है ही, और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कह ही रहे हैं कि उन्होंने एक महिला को, एक तो महिला विरोधी पहले उनको कहा, अखिलेश यादव की सोच जो है वो महिला विरोधी है। दूसरी बात तो उन्होंने कहा कि ओबीसी की एक महिला जिसके पति की हत्या अतीक और उसके भाई अशरफ ने की थी, हाँ, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई उत्तर प्रदेश पुलिस या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में या उनके निर्देश पर, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, तो उसको तो एक अपराधी ने मारा। इन दोनों भाइयों को पूरी दुनिया जानती है, एक अपराधी ने मारा, तो उसमें तो ये कुछ है नहीं कि सरकार ने, या तो फिर सरकार ने मरवा दिया। सरकार तो मरवाती नहीं किसी को। तो ऐसा कौन, ये सवाल तो पूजा पाल से अखिलेश यादव बुला के कर तो सकते थे कि भाई ऐसी क्या परिस्थिति आई, बताओ कि अब तो ठीक है, आप चाहती थी अतीक अहमद को सजा मिले, तो अतीक अहमद को अगर मार दिया गया और उसके भाई अशरफ को, जिस अशरफ ने इनके पहले पति को मारा था, अब इनकी भी दूसरी शादी हो गई ना। जी बिल्कुल। पूजा पाल की दूसरी शादी हो गई है और वो कुर्मी बिरादरी में हुई जी। और संजोग देखिए कि चार्ल्स इन्होंने जिसको हराया था चुनाव, वो भी कुर्मी बिरादरी के कैंडिडेट को उन्होंने चुनाव हराया था। लेकिन इतना तो है कि एक मौका तो अपोजिशन को मिल ही गया, पर ये मौका, वही तो बात होती है कि अगर कहा जाए कि पाल समाज की एक महिला को न्याय दिलाने का मसला था, तो पाल समाज भी तो देखेगा, तो पाल समाज में रह नहीं गई ना। दूसरे विभाग के बाद पूजा पाल कहाँ पाल समाज में रह गए? वो पाल समाज में नहीं है। उन्होंने जो 2022 के उसमें एफिडेविट दिया था अपने चुनाव प्रत्याशिता घोषित करते समय, उसमें ने लिखा था वो सम वर्मा की वाइफ है। तो सारे पेज हैं, लेकिन एक मौका। लेकिन इस मामले में तो पूजा पाल अब ये कह रही हैं कि उनकी शादी धोखे से करवाई गई थी, वो शादी सही नहीं थी, तलाक की अर्जी भी वो दे चुकी हैं, यानी वो ब्रजेश वर्मा से अपने आप को पूरी तरह अलग कर रही हैं। सवाल यही है मेरा, इसके अगला सवाल यही था हेमंत जी, की अखिलेश यादव के पक्ष की बजाय अगर हम अब बीजेपी के पक्ष से देखें, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को ये एकदम मौका मिल गया है और पूजा पाल के बहाने जो गैर यादव ओबीसी में सेंधमारी की बीजेपी की योजना है, वो उसे पूजा पाल के जरिए पूरा कर सकती हैं। क्या पूजा पाल का इतना प्रभाव है कि पूरा पाल समाज या फिर गैर यादव ओबीसी के स्तर पर एक मैसेज जाए और बीजेपी उसमें सेंधमारी में कामयाब हो जाए? मुझे नहीं लगता है कि पूजा पाल का प्रकरण या पूजा पाल स्वयं इतनी प्रभावशाली हैं कि ये गैर यादव ओबीसी पे बहुत ज्यादा फर्क डाल सकेंगी। हाँ, बयानबाजी के लिए, तात्कालिक प्रभाव के लिए तो एक विषय हो सकता है, लेकिन ये बाद में बहुत ज्यादा फर्क डालने वाला विषय नहीं हो सकता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैं पुनः कह रहा हूं नीरज जी, ये न्यूनतम आवश्यकता है
कि फौरन से पेशतर, यानी जितना जल्दी से जल्दी हो सके उन्हें गैर यादव ओबीसी में अपने विश्वास की बहाली करनी होगी। वह विश्वास जो उखड़ गया है, वह विश्वास गैर यादव ओबीसी में जो 2013, ध्यान रखिए कि 2014 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन था, नरेंद्र मोदी का नाम आया, नरेंद्र मोदी एक ओबीसी वर्ग से आते हैं, ये संदेश गया, और उस संदेश का असर था कि गैर यादव ओबीसी तो छोड़िए, बहुत जगह पे बहुत से यादव भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए थे, और गैर यादव ओबीसी तो एकदम झूम करके आए थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और उसके बाद परिणाम आपने देखे थे कि 80 में 73 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। एक चेहरा, एक नाम, नरेंद्र मोदी, वो ओबीसी वर्ग से आता है। इस बात को लेकर के बहुत उत्साह था इस पूरे क्लास में। मैं तो बताऊं आपको, मैं गांव गांव जाता था। 2013 में मैंने कहना शुरू कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, जादू जादू कर दिया है नरेंद्र मोदी के नाम का, कि ये पूरा क्लास, ये पूरा वर्ग इकट्ठा हो रहा है। को सुनिए, मैं बताऊं, किसी भी जात में आप जाइए, तेली, खैर तेली जात से तो आते हैं, ये संदेश था, लेकिन तेली, प्रजापति, कहार, कुर्मी और मौर्या, जितनी जात, निषाद, ये सारी जातियों में एक अलग सा उत्साह था, और वो बहुत दिनों तक बना हुआ था। 2024 में वो हमें तक टूटा है। क्यों टूटा है? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर चेंजेस करने होंगे, ओबीसी फेस को सामने लाना होगा, आप जान रखिएगा, तब शायद मैसेज जाए। वरना एक बार फिर जो स्थिति 2024 के लोकसभा चुनाव में गैर यादव ओबीसी की थी, करीब करीब उसी तरीके की एक लामबंदी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से होनी शुरू हो गई है। और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अलार्मिंग है। तो खाली पूजा पाल नहीं, पूजा पाल के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को तमाम प्रकार के अन्य उपाय जो तात्कालिकता के साथ गैर यादव ओबीसी वर्ग को संदेश दे सके, उनके मन में फिर वही विश्वास जगा सके जो विश्वास उनका 10 वर्षों तक अटूट बना रहा, 2013-14 से 2024 के पहले तक। तो भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी के मोर्चे पर बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है, वरना चीजें हाथ से निकल जाएंगी। मैं बता रहा हूं आपको, ये जमीनी सच्चाई है। और कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को इस बात का फीडबैक है, क्योंकि जो गोपनीय जांचें, गोपनीय रिपोर्ट्स फीडबैक मंगाए जाते हैं, कई कई बार सरकारी एजेंसियां भी गैर तरीके ऑफ द रिकॉर्ड इस तरह के फीडबैक इकट्ठा करती हैं, देती हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पर जो फीडबैक मिलता है, वो सब जो है इस बात की ताकीद करता है कि अब समझ जाइए, कुछ न कुछ ऐसा करिए जिससे इस वर्ग को वापसी का रास्ता खोलिए जल्द से जल्द, वरना दिक्कत होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। एक सवाल और है कि जिन बागियों को राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग के लिए पहले निकाला गया था, जिनका जिक्र भी हमने किया, मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, ये लोग उसके बाद दावा करते रहे कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं जो नाराज हैं, जो कि जिनके मन में बेचैनी है। इस दावे में कोई दम है क्या? क्या कोई ऐसी स्थिति बनती है कि समाजवादी पार्टी में ये लोग कोई तोड़ फोड़ कर सकें? कोई नाराज विधायकों की आपको कोई फौज नजर आती है वहां पर? मुझे तो दूर दूर तक ऐसी कोई फौज नजर नहीं आती है, और खास तौर से 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम जिस तरीके से आए, उसको आपका इंटरनेट कनेक्शन पूछ रहे हैं। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही मेरी आवाज आ रही है आपको ना? जी, आ रही है, अब आ रही तो है। नीरज जी, मैं बताऊं, बल्कि इसके उल्टे भारतीय जनता पार्टी के कुछ
प्रमुख नेता दबी जुबान ये कहने लगे हैं कि उनके भी कुछ विधायक समाजवादी पार्टी की ओर दाएं बाएं उन्होंने हाथ फैलाना शुरू कर दिया है। हम्म। मतलब उनको कहीं न कहीं से नजर आ रहा है कि माहौल बहुत अच्छा नहीं है। अगर उधर उस दरवाजे पर भी गेट खुल जाए तो एंट्री मार लो। आप समझे कि नहीं? हम्म। आपका जो प्रश्न था बहुत जेन्युइन प्रश्न था, लेकिन उसकी प्रासंगिकता मैं नहीं देख पा रहा हूं, जी। बल्कि उसके उल्ट उलट स्थिति की हम्म। संभावना ज्यादा बढ़ रही है। जी। बिल्कुल। काफी महत्वपूर्ण बात है। एक सवाल और थोड़ा पूर्वांचल की राजनीति से जुड़ा हुआ कि 2022 में कौशाम्बी जिले की जो 3 विधानसभा सीटें हैं वहां पर क्लीन स्वीप किया था समाजवादी पार्टी ने। पूजा पाल जीती थी, पल्लवी पटेल जीती थी, इंद्रजीत सरोज जीते थे। पल्लवी पटेल पहले ही नाराज हैं अखिलेश यादव से, खेमे योगी आदित्यनाथ के खेमे में बताई जाती हैं। पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया है, वो भी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रही हैं। क्या वो कौशाम्बी जिला जो केशव प्रसाद मौर्य का इलाका है, मान लिया जाए कि ये राजनीतिक गोटियां बिठाकर बीजेपी ने वहां वापसी कर ली है 2027 के लिए? हाँ, वापसी की बात तो आप एकदम से स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम्म। परिस्थितियां अवश्य इस प्रकार की बनी हैं कि समाजवादी पार्टी को वहां नए तरीके से कैंडिडेट ढूंढने पड़ेंगे। हम्म। और अब जो परिस्थिति जौनपुर की होगी उससे भिन्न परिस्थिति कौशाम्बी की नहीं होगी, या जो स्थिति गाजीपुर की होगी, बलिया की होगी, उससे बहुत ज्यादा भिन्न परिस्थिति नहीं होगी। ये सब बातें तो इस विषय पर निर्भर होती हैं कि माहौल किसका कैसा बन रहा है। हम्म। और मैं बार बार आपसे कह चुका हूं, अभी भी मानता हूं कि जो दावा अखिलेश यादव कहते हैं वो सही नहीं है। पीडीए 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 कहने चिल्लाने रखने से सारा पीडीए आपके साथ नहीं आ जाता है, ऐसी परिस्थिति नहीं है। लेकिन एक माहौल तो बनना शुरू हो जाता है। हम्म। आपसे मैंने एक बार जिक्र किया था, कहिए कल को ये ना हो जाए, अभी तो पीडीए पाठशाला और इस तरह की चीजें हम्म। आई, कल को अखिलेश यादव बोल दें अपने समर्थकों से कि एक दूसरे हम्म। से आप मिले हैं तो उनको नमस्ते राम राम ना करें बल्कि जय पीडीए करें। जय हम्म। पीडीए, इधर से बोले जय पीडीए, उधर से बोले जय पीडीए। ये हम्म। निषाद जाति में देखा गया था पिछले कुछ वर्षों से कि वो नमस्ते और राम राम नहीं करते एक दूसरे से। हम्म। मतलब जो जोहार करनी होती है, नमस्ते किसी सामने सामने करना होता है, वो बोलते हैं जय निषाद राज, तो अगला बोलता है जय निषाद राज। तो हम्म। ऐसे ना हो जाए कि जय पीडीए अभी बोलना शुरू कर दें लोग एक दूसरे में। हम्म। लेकिन ये सच है कि अभी बहुत तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से एक माहौल बनना शुरू हो गया है। और यही सही वक्त है जब किसी भी दल या समूह के लिए या विचारधारा के लिए लोगों का मन बनना शुरू हो जाता है। और जब मन बनता है तो उसी से माहौल बनता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसा मैंने पहले कहा फिर कह रहा हूं, हम्म। ये बहुत ही अहम समय है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं तय कर पाई है। हम्म। प्रदेश अध्यक्ष हो या सरकार में फेरबदल करके महत्वपूर्ण कुछ स्थान अगर ओबीसी वर्ग के लोगों को मिल जाए तो इससे एक संदेश जाता है, और जो भी उस स्थान पे आता है उसका चेहरा सामने आता है, उसको साल डेढ़ साल का सवा साल का वक्त मिल जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर 2024 की सूरतें जो थी, जो सूरत हाल थी, उसमें बदलाव लाना है तो उसको बहुत तेजी से ये काम करना पड़ेगा। इस पूरे वर्ग को जो नाराज हुआ जिन भी कारणों से हुआ, और ये भी नहीं मान लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को ऊपर आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में कि 2024 में तुक्का था। तुक्का ऐसे नहीं होता। हम्म। जो जो इशू एक आया था कि हम्म। संविधान में संशोधन और आरक्षण की समाप्ति को लेकर के लोगों में कंफ्यूजन हुआ। अरे साहब, ऐसे ऐसे धीरे धीरे यही कंफ्यूजन जो है एक बहुत बड़ा स्वरूप ले लेता है, उस तरह के परिणाम दे देता है। तो हम्म। भारतीय जनता पार्टी को एकदम सतर्क होकर के इस वक्त
उत्तर प्रदेश में राजनीति करने की जरूरत है, वरना चीजें बहुत अच्छी नजर नहीं आएंगी आने वाले दिनों में। तो क्या अखिलेश यादव को ये जो आजकल चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप है, राहुल गांधी जो लगातार लगा रहे हैं, या फिर बिहार में वोटिंग लिस्ट के पुनरीक्षण का जो मामला है वहां पर उसे लेकर विपक्ष जो है वो मुखर है, अखिलेश यादव भी उसके अंदर पूरी तरह मुखर हैं, क्या अखिलेश यादव को इन राष्ट्रीय मुद्दों में वही संभावना नजर आ रही है जो 2024 में संविधान बदलने वाले मुद्दे को लेकर थी, और उन्हें लग रहा है कि 2027 में मुझे इसका फायदा होगा? मेरा मतलब है कि वो राष्ट्रीय मुद्दों पर इतने मुखर होकर अपनी कहां पोजीशनिंग कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हाँ, बिल्कुल सही है। इतना तो तय है कि अखिलेश यादव को दिल्ली की राजनीति तो नहीं करनी है। उनकी दृष्टि उत्तर प्रदेश पर है, लखनऊ पर है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर है और उसके चुनाव पर है। तो मुझे लगता है कि जितना ज्यादा वो सक्रियता उधर दिखा रहे हैं, हालांकि आपने बहुत सही सवाल किया कि इससे जो एक वातावरण बन रहा है, भले चुनाव बिहार के हों, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष जिस तरीके का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है, तो उस वातावरण का लाभ उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी मिलेगा, ऐसा अखिलेश यादव सोच रहे होंगे, तभी इतनी ज्यादा उनकी सक्रियता है। बजाय इसके, मेरा मानना है कि अखिलेश यादव अगर बहुत से इश्यूज को लेकर के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरे, जो उनके स्वर्गीय पिता मुलायम सिंह यादव जी किया करते थे, तो इसका ज्यादा असर पड़ेगा। या हो सकता है कि उन्होंने अपनी कोई योजना बनाई हो कि 4 महीने बाद, 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में आएंगे और यहाँ हर जगह दौरा करेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब माहौल बनाने की बात होती है, तो जो सबसे बड़ा चेहरा होता है उसको सड़क पर दिखना होता है, जनता के बीच में दिखना होता है, जो अखिलेश यादव फिलहाल बहुत दिनों से नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आपका बड़ा टारगेट है। आप क्या करोगे? आप बिहार में 5 सीट आपको मिल जाएगी, आप कुछ विधायक जिता लोगे, तो क्या क्या करेगा वो? क्या करेगा? कौन सा एक मंत्री बन भी जाएगा या 2 विधायक आपकी जीत भी जाएंगे, तो उससे आपको क्या प्राप्त होगा? उसके बजाय उनको कंसंट्रेट उत्तर प्रदेश करना चाहिए, है मेहनत करनी चाहिए। यहाँ बहुत सी गलतियां उनकी जो हैं, जो बार बार, जैसे अभी मैं बता दूं, अखिलेश यादव अगर अपने स्वर्गीय पिताजी की आदतों का कुछ प्रतिशत अंगीकार कर ले और उसको व्यवहार में करना शुरू कर दें, तो अखिलेश यादव बहुत बेजोड़ नेता और बड़ी ताकत बन सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि अखिलेश यादव जो काम करते हैं, वो नए मिजाज की सियासत के हिसाब से काम करते हैं, वो पुरानी बातें नहीं है। अभी भी अखिलेश यादव के बारे में पता कर लीजिए। अखिलेश यादव अपने दफ्तर आते हैं तो सीधे उनकी गाड़ी आती है, पॉलिटिको में उतरती है, उसके बाद जाते हैं, काम धाम करते हैं, फिर निकलते हैं, सीधे चले आते हैं। मुलायम सिंह यादव गाड़ी से उतर जाते थे, रुक जाते थे, लोगों से मिलते थे, बात करते थे, कोई सहारनपुर से, कोई शाहजहांपुर से, कोई गोरखपुर से और कोई झांसी से आया हुआ, सबको मिलते थे। करते भी हैं, लेकिन इस शैली में नहीं करते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं, आपको अपनों के बीच में रहना चाहिए। आप जाकर के पटना में बहुत बड़ा भाषण कर चले आइए, हाँ, लेकिन एक चीज तो होती है, जैसे अखिलेश यादव ने भी एक काम किया, वहां तो भाई राहुल गांधी सब थे संसद के बाहर, वहां राहुल गांधी थे, सब लोग थे, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने पिताजी वाली शैली अपनाई। मुलायम सिंह यादव जब विरोध प्रदर्शन करते थे सरकार का, तो इसी शैली में करते थे। अखिलेश यादव चढ़ गए उस पे, और देखिए वही फोटो वाशिंगटन पोस्ट से लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स और लंदन ऑब्जर्वर में छपी है। राहुल गांधी वाली नहीं छपी जी। तो ये तो फर्क होता है जमीन महफिल अखिलेश यादव ने लूट ली। महफिल लूट ली उन्होंने, महफिल लूट ली। तो महफिल मुलायम सिंह यादव तो इसलिए, मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े विद्वान थोड़े थे। भले मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़े रहते थे और उनके कार्यों से लगता था कि जमीन से जुड़े, तो खाली ट्विटर और बयानबाजी वाले नेता नहीं है। ये सब चीजें भी करनी पड़ती हैं जी। एक सवाल और है हेमंत जी, पिछले दिनों हमने देखा लखनऊ के एक 5 सितारा होटल में ठाकुर मंत्री, ठाकुर विधायकों की एक जमावड़ा हुआ। उसके बाद कई और जातियों की गोलबंदी की चर्चा। ये क्या चल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? क्या शक्ति प्रदर्शन है या फिर इन्हें
पारिवारिक कुटुंब का ही मामला माना जाए, जैसा कि कहा जा रहा है? अब बात तो पारिवारिक कुटुंब की ही की गई थी। उसमें बहुत से ऐसे भी लोग गए थे जो पूर्व विधायक या पूर्व विधान परिषद सदस्य हैं। मैंने तो उसी दिन एक तस्वीर देखी थी, पूर्व विधान परिषद सदस्य और पूर्व मंत्री यशवंत सिंह की। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पे लगाई थी कि परिवार कुटुंब की बैठक में गए। बाद में पता चला कि काफी लोग गए थे, 40 के आसपास शायद गए थे। तो ठीक है, इसमें फर्क क्या पड़ता है? ये तो जातीय उभार तो बढ़ ही रहा है आगे साहब। अभी आप देखिए, आज की ताजा घटना देख लीजिए। वो परसों एक मेरठ में एक तो टोल प्लाजा पर फौजी की लड़ाई पिटाई उटाई कुछ हुई, टोल बूथ वालों ने मार उड़ दिया। आज वहां क्षत्रियों का एक बहुत बड़ा जत्था पहुंच गया, पूरा सब तोड़ ताड़ डाला, मारा पीटा कूटा। संगीत सोम ने बयान दिया वहां बाकायदा करके, इन सब चीजों के लिए संगीत सोम अकेले ही वो है। तो जाति में देख रहा हूं इस तरह की चीजें हैं, और करीब करीब सब कर रहे हैं। ब्राह्मणों के भी 20-25 जत्थे होते हैं, 25 संगठन होते हैं, वो भी कभी कभी करने लगते हैं। लेकिन जब विधायक या सांसद सजातीय आधार पर इकट्ठा होते हैं तो जाहिर सी बात है इसके राजनीतिक निहितार्थ तो निकाले ही जाएंगे, उस पर चर्चा तो होगी। और उसी प्रकार की चर्चा चल भी रही। अभी पता लगा कि शायद पता लगा, मैं कंफर्म नहीं बताता हूं, लेकिन चर्चा थी कि लोध बिरादरी के भी विधायक इकट्ठा बैठ रहे हैं। जी जी, इसी तरह की तो कुछ जब रिपोर्ट्स आई है। हाँ जी, जब इस तरह से होगा तो फिर ब्राह्मण विधायक तो काफी संख्या में होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं, वो भी बैठना शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की पार्टी है, उसमें इस तरह से जाति आधार पर जनप्रतिनिधियों की बैठक, ये थोड़ा सा उसके मिजाज के खिलाफ है। तो शायद पार्टी के लोग इस पर रोक लगाए तो आगे ये बात न हो, रोक लगाना ही पड़ेगा। वरना वरना बहुत सी बातें हैं जो पार्टी लाइन के खिलाफ है, वो भी हो सकती है। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी गंभीरता से सोच रही होगी भाई इस तरह से विधायकों का जाति आधार पर बैठना ठीक नहीं है। अब वो भी सफाई दे रहे हैं, रामवीर सिंह जिन्होंने ये बैठक की थी, वो भी अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों सफाई दे रहे हैं। तो इसलिए इसको एकदम से मान लेना कि भाजपा के विधायकों में जाति आधार पर बैठा है बहुत ज्यादा, आप जानते हो, उस पर पार्टी सफाई देगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ तो आप इतना तो जानते ही, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जी ब्राह्मणों और क्षत्रियों का थोड़ा सा, खाली राजनीति में नहीं, उत्तर प्रदेश में और खासतौर से मध्य और पूर्वांचल के क्षेत्र में एक प्रतिद्वंदता रहती, जाति प्रतिद्वंदता रहती है क्षत्रियों ब्राह्मणों में। लेकिन ब्राह्मणों की ओर से इस तरह की किसी बैठक के न तो आसार है न तो कोई खबर है, ऐसा मेरा अपना अंदाजा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की विधायक पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। ओबीसी समुदाय से, पाल समुदाय से आने वाली महिला विधायक पूजा पाल को निकाले जाने के बाद चर्चा है कि बीजेपी पूजा पाल के बहाने गैर यादव ओबीसी समाज ने वापस वो सेंधमारी लगाएगी जो 2024 के चुनाव में उनसे छिन गई थी। दरअसल पूजा पाल को निकाला इसलिए अखिलेश यादव ने क्योंकि उन्होंने विधानसभा के पटल पर योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। अतीक अहमद के खिलाफ, अतीक अहमद के मारे जाने को लेकर उन्होंने चर्चा की कि उन्हें इंसाफ मिला है और इसका क्रेडिट उन्होंने योगी आदित्यनाथ को दिया। अब आने वाले दिनों में ये पॉलिटिक्स किस तरह के ट्विस्ट और टर्न लेती है, हमारी नज़र बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश में जातियों की गौलबंदी भी एक नए सिरे से देखने को मिल रही है। वो भी एक दिलचस्प डेवलपमेंट है जो आने वाले दिनों में और एक और तस्वीर हमारे सामने रखेगी। हमारी नज़र उस पर भी बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हेमंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।